मैं महिमा आज आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ एक टॉपिक लेकर, एक नया टॉपिक लेके। जो दो क्लासेस मैंने पुरानी डाली थी, जो पीछे दो क्लासेस डाली हुई हैं, उसी से रिलेटेड है। उन क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हमने जीभ जो है, हमारे मुंह के बहुत सारे भाग हैं जिनको टच करती है, और उनके हिसाब से उनका वर्गीकरण किया था। किसका? स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। राइट। अब वो जो कौन कौन से मुंह के अंदर कौन कौन से पार्ट को टच करती है, कौन कौन से भाग को टच करके जीवा टच कर करके निकलती है, वही पार्ट जो है वर्णों के नाम, उन्हीं स्थानों पर वर्णों के नाम लिखे गए हैं। और वो वर्ण जो है आपके पास वो कोर्स में होते हैं, 9th क्लास के कोर्स में होते हैं बच्चों। तो मैं जैसा आपको मैं क्या सिखाने जा रही हूँ आज, उच्चारण के हिसाब से, जहाँ उच्चारण स्थान है उसके हिसाब से तालिका, वर्ण तालिका, वर्णों की तालिका बनाई गई है। राइट। और ये तालिका जो है हमें हमारे कोर्स में आती है, 9th के कोर्स में आती है। और जो विभिन्न आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा बच्चे रटते हैं इस क्वेश्चन को, मैं रटना पड़ता है उसको। हम ऐसे याद नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाते हैं। पर एक याद करने का भी तरीका होता है, एक समझकर याद करना और एक एक अंधाधुंध बिना समझे हुए याद करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो मैं आज आपको ये तालिका जो है उसको मैं आज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप समझिए, थोड़ा सा याद कीजिए, ताकि आप उसको अच्छी तरह से कर सके। और जो आपको ये टफ पार्ट लगता है, कठिन भाग लगता है, कठिन टॉपिक लगता है, वो आपको आसान लगना शुरू हो जाए। तो चलिए, मैं आपके पास वो तालिका लेकर आती हूँ। और ये तालिका है, देखिए, ये तालिका हमारे पास होती है ज्यादातर हर बुक में, ग्रामर बुक में उच्चारण स्थान की तालिका हमको मिलती है। ठीक है। और ये हर बुक में मिलती है, और बच्चे ज्यादातर इसे याद करते हैं, और याद करके फिर क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और जब एग्जाम तक पहुंचते गलतियां कर देते हैं। तो आज मैं इस तालिका को याद करने का तरीका बता रही हूँ, और समझा रही हूँ कि इसको कैसे याद किया जाता है, और इसका फैक्ट बता रही हूँ कि ये तालिका, ये क्या तालिका है और इसे ऐसे क्यों बांटा गया है। राइट। आपको पता है उच्चारण स्थान वर्ण तालिका, ये जो उच्चारण स्थान है हमारे, हमने वर्णों को कैसे बांटा है। जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण आपको पता है, वर्ण कौन कौन से होते हैं, आपको ये भी पता है बच्चों। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। राइट। और स्वर और व्यंजन दोनों इस तालिका में रखे गए हैं, ताकि जो स्वर और व्यंजन है किस स्थान से बोले जाते हैं, मुंह के किस पार्ट से, किस भाग से बोले जाते हैं, उसी वहीं पर आपका वर्ण डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वहीं पर आपके वर्णों का विभाजित हुए हैं। राइट। तो सबसे पहले हमें देखना होगा, देखिए ये उच्चारण स्थान है, किसका? वर्णों का उच्चारण स्थान। अब जब मैंने आपको पहले बताया था, पहली वाली क्लास में, पिछली वाली क्लास में बताया था कि जो हम जीभ हमारी मुंह के विभिन्न विभिन्न भागों को टच करती है, छूती है, और हमारा वर्ण तैयार हो जाता है। हमारा हर वर्ण जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग भाग में टच करके बाहर निकलता है। तो हमारे पास कौन कौन से मुंह के पार्ट हैं, मुंह के भाग कौन कौन से हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। जैसे जीवा कंठ को भी टच करते हैं, कंठ मतलब गला, कंठ मतलब गला, इस गले को टच करती है। तालु, अब आपको बच्चों को, कई बच्चों को या बहुत से लोगों को तालु के बारे में नहीं ज्ञान होता है। अब मैं अपने मुंह के द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तालु किसे कहते हैं। देखिए, जो दांतों के ऊपर, जो दांतों के ऊपर बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाला भाग होता है, उसे तालु कहते हैं। मैं अब आपको अपनी उंगली लगा करके दिखा रही हूँ कि किस पार्ट को तालु कहा जाता है। ये बीच वाला जो पार्ट है वो तालु कहलाता है। राइट। तालु मतलब दांतों के ऊपर जो हमारी गुलाई होती है उसको तालु बोलते हैं। ओके। तो जो भाग तालु को टच करते हैं, जीभ जो है वो तालु को टच करती है, वो तालु वाले तालव्य कहलाते हैं, या तालु के उच्चारण स्थान में आते हैं। राइट। तीसरा हमारे पास आता है मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा का मतलब क्या होता है? मूर्धा, बच्चे तालु और मूर्धा में बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। तालु क्या होता है? बीच वाला, ऊपर के बीच वाला पार्ट ये। और जो मूर्धा होती है वो दांत के
ये जो हमारे 2 दाँत हैं, इनके ऊपर का हार्ड वाला, कठोर जो होता है, वो पार्ट कहलाता है। जैसे मैं आपको हाथ लगा के दिखा रही हूँ, देखिए, ये जो हार्ड पार्ट है, वो मूधा कहलाता है, राइट? ओष्ठ, ओष्ठ माना ये होंठ जो है, वो ओष्ठ कहलाते हैं, ओके? फिर इसके बाद दंत, दंत तो सभी जानते हैं, दंत मतलब दाँत, और दाँतों के विषय में तो सभी जानते हैं। चॉकलेट खाते हैं तो कीड़े भी बहुत पड़ जाते हैं ना दाँतों में, और बच्चों से मैं कहती हूँ कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, दाँत खराब हो जाते हैं, और आपको बोलने में भी कई बारी क्या होता है, दाँत हमारे इतने खराब हो जाते हैं, इतना दर्द करता है, तो दाँत से हम अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाते हैं। तो दंत, दंत को संभाल के रखिए बच्चों, दाँतों को अच्छा बना के रखिए, चॉकलेट और मीठा कम खाइए, राइट? नासिका, इसके बाद हमारे पास आती है नासिका, नासिका, और ये सारे स्थान हैं जिनसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। फिर कंठ तालु, कोई एक ऐसे वर्ण होते हैं बच्चों, जो कंठ और तालु, कंठ मतलब ये गला, और तालु मतलब ये जीभ के ऊपर वाला भाग, ये दोनों काम करते हैं, दोनों एक्टिव हो जाते हैं और किसी वर्ण को बोलने के लिए। और इसके बाद वाला कंठोष्ठ, कंठोष्ठ क्या होता है? कंठ और ओष्ठ, तब किसी कोई कोई ऐसा वर्ण होता है जो कंठ और ये ओठ दोनों पार्ट काम कर, राइट? इसके बाद दंतोष्ठ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे अक्षर होते हैं जो दंत और ओष्ठ, इनके साथ ये दोनों एक्टिव होते हैं, यानी दोनों काम करते हैं। और जेहा मूलम, अभी जेहा मूलम हमारा आजकल बुक से, किताबों से ये लुप्त होता होता जा रहा है, इसने अपना स्थान छोड़ दिया है, राइट? अब मैंने आपको क्या बताया, ये उच्चारण स्थान है, यानी जीभ हमारी इन सारे स्थानों से टच होकर के वर्णों को, वर्ण जो जितने वर्ण है हमारे पास, वो जब हम उसे बोलते हैं तो इन सारे स्थानों को जीभ टच करती है, ठीक है? अब हमें क्या याद करना है? हमें ये याद करना है कि कौन सा वर्ण किस स्थान से, बनता है या निकलता है, या किस स्थान का प्रयोग होता है, राइट? जैसे आप कंठ गए, कंठ माना ये गला, अब जब हम कंठ से हम कौन कौन से अक्षर को या कौन कौन से वर्णों को बोलते हैं? अब आपके सामने जो ये आ, देखिए स्वर के पहले वाले 2 अक्षर आ और ये क ख ग घ ङ, ये सारे स्वर हम कंठ से, यानी हम इस गले से बोलते हैं। आप बोल के देख लीजिए मेरे साथ, जैसे आपने देखा पूरा प्रेशर हमारा किस पे पड़ रहा है? गले पे। आ, हम्म, क, देखिए आवाज भी आपको लगेगी, अगर आप अच्छी तरह से समझ सकें तो क, ख, हमारे गले को टच करा, गले पे प्रेशर आ रहा है, गले से आवाज निकल रही है। तो ये आ, क ख ग घ ङ, ये हमारा कंठ से बनता है, राइट? दूसरा मैंने आपको बताया तालु, तालु यानी जो हमारे ऊपर वाला पार्ट होता है, ई, च छ ज ज ञ, ज छ ज, देखिए जीभ जो है हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, तालु को टच करने की कोशिश कर रही है, च छ ज ज ञ, है ना? और फिर उसके बाद है मूर्धा, दोनों में मैंने फर्क बताया था बच्चों। आप देखिए इससे ज्यादा आपको पता चलेगा, त, आपकी मूर्धा पर टच किया, दांत से ऊपर वाले हिस्से को जीभ ने टच किया, ट ठ ड, आप बोल के देखिए, आपको पता चलेगा कि हम मूर्धा से बात कर रहे हैं। इन वर्णों की उच्चारण में हमें मूर्धा स्थान को टच करना पड़ा, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ओष्ठ, ओष्ठ यानी होंठ। कई ऐसे वर्ण होते हैं जो होठों का प्रयोग करते हैं, हम होठों को एक्टिव करते हैं अपने साथ, बोलते समय, उच्चारण करते समय हमारे होठ चलते हैं। तो जैसे ऊ, आप खुद देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ऊ, होठों ने अपना काम शुरू किया है, होठ एक्टिव हुए हैं, या होठ अपना काम कर रहे हैं, ऊ ऊ पा फ, आप ये भी व्यंजन में देखिए बना ना पा, हमारे होठ चल रहे हैं, तो ये ओष्ठ कहलाते हैं। इनका स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो दंत, दंत यानी दांतों से, हमारी जीभ जो है वो दांतों को टच कर, जैसे त थ द, ये सारे दांतों को टच कर रहे हैं। नासिका तो बहुत आसान है बच्चों, नासिका में क्या होता है? आपको जब आप बोलते हो, कई बार कोई गाना गा रहा होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, कोई जन गाना गाता है तो बोलता है नाक से गा रहे हैं, यानी नाक से आवाज निकल रही है ना? तो जो शब्द हम नाक से बोलते हैं, नाक की आवाज निकलती है हमारी, वो होते हैं पांचों वर्ण, ये अलग वाले, ङ ञ ण म न म, ये सारे वर्ण जो होते हैं नासिका के,
कंठ तालु, जो मैंने आपको पहले बताया, जो गले और तालु का प्रयोग आता है जिन वर्णों को बोलने में, वो कंठ तालु कहलाते हैं। इसमें दो ही वर्ण आते हैं, एक ए, और कंठोष्ठ में ओ। हम कंठ का भी यूज कर रहे हैं और होठों का भी यूज कर रहे हैं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में केवल दांत और कंठ, इन दोनों का प्रयोग करने के लिए केवल हमारे पास ये हुआ है ना। जिहा मूलम मैंने कहा है, जिहा मूलम का एक चिन्ह होता है, वो पहले बुक्स में, पहले वाली बुक जो बहुत पुरानी बुक्स है उसमें बहुत मिलता था, लेकिन अब ये विलुप्त हो गया है, अब ये दिखाई नहीं देता है। इसका साइन ये इस तरीके का वो हमें दिखाई नहीं देता है, ये साइन। अब कभी आपने देखा है बच्चों ऐसा चिन्ह बना हुआ? आपने चांद बिंदी देखी है, लेकिन इस तरीके का चिन्ह नहीं देखा। ये बहुत पहले जो बुक्स छपती थी या लेख लिखे जाते थे उनमें ये मात्रा दिखाई दी, राइट। तो बच्चे आप देख रहे हो कि हमें ये याद तो करनी, ये तालिका हमें याद तो करनी पड़ती है। करने का भी एक तरीका होता है, एक होता है बिल्कुल अंधाधुंध, न कोई समझना न कोई कुछ करना है, याद कर लेना, और एक होता है समझ करके याद करना। दोनों में बहुत फर्क होता है। जो हम अंधाधुंध बिना सोचे समझे या बिना समझे हुए हम याद कर लेते हैं, वो कुछ समय तक तो याद रहती है, एग्जाम आते आते वो दिमाग से 9 2 11 हो जाती है। तो बच्चों उसको, इस तालिका को समझने के लिए हमें दिमाग भी चलाना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, उच्चारण स्थान ये है, इन्हीं उच्चारण स्थानों को हमें प्रयोग करना पड़ेगा और याद करना और ध्यान लगाना पड़ेगा। अब एक तरीका तो ये है कि हम मुंह से बोलकर देख लें, हम देख रहे हैं कि हमारा ये नासिका, नाक का प्रयोग हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं हमें दंत का हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं हमें ओष्ठ का हो रहा है। एक तो ये तरीका है। ये थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको समझाया, ये जो छोटे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस सीमा तक इस बात को समझ नहीं पाते। कहाँ, कईयों को जब हम बात करते हैं बच्चों से, हम कहते हैं देखो गले से इस वर्ण का उच्चारण गले से हो रहा है, लेकिन वो बोलते हैं तो कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, गले से कहाँ हो रहा है मैम, हम तो मुंह से बोला। अरे मुंह से आप देखो, कई बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये गले का प्रयोग हो रहा है या तालु का प्रयोग हो रहा है या दांतों का प्रयोग हो रहा है। पर अगर आप बहुत स्थिर होके अपना पूरा दिमाग वहां पे लगाएंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप ऊंचे ऊंचे ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे या ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे तो वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे कि ये हमारी गले से आवाज निकल रही है, ये हमारी दांतों से आवाज निकल रही है ना, उच्चारण हो रहा है। एक तो ये तरीका है जिसे मैंने बताया। दूसरा क्या है, अब देखिए ये तालिका होती है। सबसे पहले मैं याद करने के बच्चों आपको तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले आप इस उच्चारण स्थान के जो लाइन वाइज आपके पास स्थान दिए हो उन्हें याद कर लीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, नासिका, कंठ तालु, ओष्ठ, ओष्ठम, दंतोष्ठम, जिह्वा मूलम। अब आपने इसे याद कर लिया, इसे लाइन वाइज ही याद करना होगा बच्चे। अगर आपने लाइन वाइज नहीं याद किया, जैसे आपको पता है ए बी सी डी ई, है ना, क ख ग घ ङ, ये लाइन से लाइन वाइज होते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि ए के बाद सी बोल दें, सी के बाद एफ बोल दें, ऐसा नहीं होता। हम लाइन वाइज चलते हैं ना, तो इसी उसी तरीके से आपको ये भी लाइन वाइज ही याद करने हैं। जब आपको ये लाइन वाइज याद हो जाएंगे बच्चों, तो आपको ये तालिका बनाना आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले हमारे पास कंठ आता है और हमारी पहली लाइन भी अ आ क ख ग घ ङ होती है। स्वर में अ आ होता है और क ख ग घ ङ होती है, राइट। आपने समझा? पहला मतलब पहली लाइन, दूसरा मतलब दूसरी लाइन, इ ई च छ ज ज ञ, दूसरे स्वर में इ ई और च छ ज ज ञ दूसरी लाइन, राइट। अब तीसरी लाइन में स्वरों में बदलाव हो गया, थोड़ा सा हमें ध्यान करना है। वो ऊपर वाले नीचे आ गए, नीचे वाले ऊपर आ गया, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया यहाँ पे। मूर्धा में रि और री आता है, जबकि उ और ऊ होना चाहिए लाइन वाइज। लाइन वाइज वो नीचे पहुंच गया, ये ऊपर रे रे, और बाकी आप देख रहे हैं ट ठ ड ड ड, तो हमारा है ही है, वो लाइन वाइज है ना। अब इधर इन दोनों का ट्विस्ट हो गया, री ऊपर आ गया, ऊ नीचे हो गया। इन दोनों में अब व्यंजन का ट्विस्ट हो गया। पहले किसका ट्विस्ट हुआ? पहले हमारा स्वर का ट्विस्ट हुआ, है ना। अब हमारा देखिए, हम ये देखते हैं कि हमारा जो पहले ट्विस्ट हुआ ऊपर नीचे हुआ, कौन सा? री री और ऊ ऊ। स्वर ट्विस्ट हुए, तो वो नीचे गए वो ऊपर आए।
अब नेक्स्ट वाले दो में आपके जो होंगे इधर ये ट्विस्ट हो जाएंगे। वो तथ ददना ऊपर आना था, प फ ब भ म नीचे आता है व्यंजन के हिसाब से, लाइन के हिसाब से। तो प आपका ऊपर, प वाली लाइन ऊपर चली गई, त वाली लाइन नीचे आ गई, है ना। यहाँ मूर्धा में हुआ और यहाँ पे ओष्ठ और दंत में हुआ। आपको समझाने का, आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं ताकि आप आसानी से इनको समझ सके और याद कर सके। क्या कहा, थर्ड और फोर्थ में पहले स्वर ट्विस्ट हो गए, यानी ये ऊपर चले गए, ये नीचे आ गए। नेक्स्ट वाले ओष्ठ और दंत में व्यंजन ऊपर नीचे आ गए। व्यंजन वाली कौन सी, प वाली लाइन ऊपर आ गई और त वाली लाइन नीचे आ गई, है। रे तो है ही है। और इसके बाद नासिका। नासिका हमारी क्या होती है, व्यंजन की जो 5 अक्षर होते हैं, अ न य ण न म, यानी जो लास्ट वाले अक्षर होते हैं यहाँ से, ये और ये अंग, यानी ये सारे दांत से बोले जाते हैं, ओके। और जो बाकी हमारे स्वर में ए और ओ बचा, वो कंठ तालु और कंठोष्ठ में होता है, ओके। इधर आ जाइए हमारे यहाँ पे, ये जो अंतस्थ है, अंतस्थ में य र व, ये अंतस्थ कहलाता है। ये अंतस्थ वाले कहाँ आते हैं, एक, अब इधर आपको याद करना होगा, अंतस्थ वाले क्या होते हैं, एक यह तालु में होता है, कहाँ होता है, मूर्धा में होता है। और आपके पास आता है ल, ल कहाँ होता है, दंत, यह र ल व, और वह हमारा दंतोष में। ये अंतस्थ वाले वर्णों को आप याद कर लीजिए, एक हमारा तालु में होता है, दूसरा हमारा मूर्धा में होता है, तीसरा बच्चों हमारा दंत में होता है और चौथा दंतोष्ठ में होता है। और ऊष्म में आपको ये याद कर लीजिए, तालु, मूर्धा और दंत, ये आप एक याद कर लीजिए। अयोगवा सबसे ऊपर ऊपर जाता है, और इसे इस तरह से बच्चों हम याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब एक और आपको इस तालिका के माध्यम से ये समझाना चाह रही हूँ। एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम हमें ये कंठ लिखना होगा एग्जाम में या कंठय लिखना होगा, है ना, दंत तालु लिखना होगा या तालव्य लिखना होगा। बच्चे इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये आपकी संज्ञाएं हैं, ये शब्दों की संज्ञाएं बनी हुई है। जहाँ पे संज्ञा वाला क्वेश्चन संज्ञा के रूप में आता है वहां हम संज्ञा लगाते हैं, और जहां पर हमारा एक शब्द के रूप में आता है उसे हम शब्द लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, अगर उन्होंने संज्ञा में पूछा है तो हमें इसमें आंसर देना होगा, और हमें संज्ञा में नहीं पूछा है, नॉर्मल पूछा है, तो हमें इसमें आंसर। क्लियर, बात समझ आ गई, गुड। अब मैं एक बात और समझाना चाह रही हूँ कि मैंने बहुत बार जब क्लास ली है, तो उस क्लास में क्या होता है, जब मैं ये सारा समझा देती हूँ ना, तो उसके बाद बच्चे एक मेरे पास क्वेश्चन लेके आते हैं। क्या लेकर आते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि मैम ये वर्ण क्या होते हैं, है ना, ये वर्ण क्या होते हैं। जबकि मैंने वर्णों की एक क्लास, एक वीडियो डाला हुआ है, ओके। अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमारे वर्ण जीवा से, हमारे जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो जीवा जो है, हमारी जीभ जो है, हमारे इन विभिन्न पार्ट को, इन विभिन्न भागों को टच करती है, छूती है और आवाज निकलती है। आवाज जब हम उसकी आवाज करते हैं तो आवाज निकलती है। अब वर्ण आपके हिसाब से मैं अगर कहूँ कि वर्ण क्या है, आप बच्चे तो आपको पता होगा कि वर्ण क्या है, क्योंकि मैं क्लास भी डाल चुकी हूँ वर्णों की। अब मैं एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ कि ये वर्ण होते क्या है, क्या किसको हम वर्ण बार बार बोल रहे हैं। वर्ण मतलब वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बता दे रही हूँ, जैसे अ है, क है, प, कोई भी अक्षर, ल, च है। अब ये देखिए, क्या आप इनके टुकड़े कर सकते हैं, इन व्यंजनों के टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब मैं दूसरे, अब जैसे मैं आपको दूसरे लिख रही हूँ, इन्हीं शब्दों को लिख, क, प, च, ये इसके टुकड़े बनेंगे। ये छोटी इकाई नहीं है, ये दो दो इकाइयों से मिलकर अक्षर बना है। कैसे, कौन सी दो इकाइयों से मिलके, ये क और इसमें मात्रा है अ की, ये दो इकाइयों से मिलकर ये बना है। तो हमने क्या कहा, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ओके। और हमारे इसके टुकड़े हो सकते हैं, जैसे क और अ, इस प का बनेगा, इस प के बनेंगे प, और ये अ, और इस च के बनेंगे च,
यानी इसके टुकड़े हुए तो ये हम व्यंजन नहीं के, अब हम इनको व्यंजन कह सकते हैं। जब टुकड़े हो गए, अब हमें पता है इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, तो अब हम तो जब कोई भी वर्ण बोलते हैं तो जीभ जो है, अब और एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जब कोई भी वर्ण जब हम बोलते हैं तो वो क्या करता है, मुंह हमारा, जीभ जो है हमारी किसी न किसी स्थान को टच करती है, छूती है, और जब वो टच करती है तो वो उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी उच्चारण करते समय गले से वो गले को टच किया तो वो उसका स्थान हो जाएगा, तालू को टच किया तो वो उसका स्थान हो जाएगा, मूर्धा को टच किया तो वो उसका स्थान हो जाएगा। अब जैसे हम बोले ये थ थ, तो आप देख रहे हैं इसने दंत को यूज किया है, जीभ ने दंत को टच किया है, तो ये दंत बना, है ना। और हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, हमारे को क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है, तालु के कौन कौन से वर्ण तालु उच्चारण स्थान होते हैं, तो हमें सारा कुछ लिखना होता है। जैसे तालु का हम बोले तो ई ये च छ ज ज ञ स य और श, है ना। अगर कभी कभी ऐसा आ जाता है, दो तीन अक्षर दे दिए जाते हैं, जैसे पूछा जाता है ट, ट का स्थान बताओ, उच्चारण स्थान बताओ, तो आपको ट का उच्चारण स्थान मूर्धा बताना होगा। आपसे कहा होगा ए का उच्चारण स्थान बताओ, तो हमें बताना होगा कंठ तालु, राइट। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमें ये तालिका जो है बहुत आसानी से याद हो जाती है। ये क्वेश्चंस बच्चों 9th क्लास में भी बहुत आते हैं, 9th में इनका कोर्स में, 8th 7th 5th 6th, ये सभी क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और साथ के साथ जो कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स देते हैं उनके लिए, सी टेट एच टेट, इनके लिए जो संस्कृत का एग्जाम देते हैं इनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और बच्चे ये टॉपिक, मैंने बहुत बार कैंडिडेट्स को देखे, ये टॉपिक छोड़ देते हैं, क्यों? कहते हैं ये हमें याद ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता है कुछ भी। तो बच्चे ये क्लास लीजिए, क्लास को देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा, ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। बशर्ते थोड़ा सा आपको बच्चों याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम समझाने के साथ साथ याद भी करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि ये कंठ से बोल रहा है, लेकिन कहते हैं हमें तो नहीं समझ आ रहा है कंठ से कैसे बोला जा रहा है, दंत से बोल रहा है, दंत को टच कर रहा है, तो हमें नहीं समझ आ रहा। तो वो उस ताकत तक पहुंच नहीं पाते हैं अपने उसको पूरा, क्योंकि वो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं बच्चे। जो पूरा अटेंशन नहीं देंगे तो उन्हें याद नहीं दिखाई देगा, या नहीं समझ आएगा। तो आप एक काम कीजिए बच्चों, इस चैप्टर को सीखने के लिए कुछ थोड़ा समझो और कुछ याद करो, और इस तरह से आपका चैप्टर आपके अंडर कंट्रोल हो जाएगा, आपके कंट्रोल में हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स है फुल में से फुल मार्क्स गेन करोगे, राइट। तो मैं बच्चों ये क्लास यहीं पर फिनिश करती हूँ, समाप्त करती हूँ। आगे नेक्स्ट नई क्लास लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते मुझे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने नियर डियर फ्रेंड्स को इस क्लासेस के बारे में डिस्कस जरूर कीजिए, ताकि वो भी क्लासेस का, वो भी इन टॉपिक्स का लाभ उठा सके, पढ़ सके, समझ सके, राइट। तो चलिए मैं क्लास फिनिश करती हूँ। ओके, बाय बच्चों।